तो टैलेंट कॉपीकैट के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले इसके पिछले एपिसोड को भी देख लीजिएगा ताकि आप आगे की कहानी अच्छे से समझ पाए। वैसे भी टाइम हो गया, भूल ही गए होंगे। टाइम बाद यूए फैमिली में हम देखते हैं कि यूए लिंग येतियान को अपने वहाँ पर एक अंडरग्राउंड सी जगह में ले जा रही थी और अपने आसपास का अजीब सा माहौल देखकर येतियान भी उससे पूछता है कि यूए लिंग आखिर तुम मुझे लेकर कहाँ पर जा रही हो। कि यूए लिंग भी एकदम परेशान अपने मन में सोच रही थी, वो बंदा सच में काफी गलत टाइम पर यहाँ पर आया है, जबकि मुझे पहले से ही येतियान को संभालना था और अब उस आदमी के मैटर को भी संभालना पड़ेगा। और फिर ले जाती एक जगह की एंट्रेंस पर आकर वो येतियान को फटाफट उस एंट्रेंस में अंदर आने को कहती है। कि येतियान के वहाँ पर कदम रखता ही उससे वहाँ अंदर से बहुत ही गंदी सी बदबू सी आ रही थी। जो सूंघता हुआ वो भी एकदम मूड खराब में कहता है, ये फैमिली के खास बॉन्ड ऐसे तो नहीं होंगे। आखिर ये लिंग मुझे इस घटिया से जगह पर क्या करने के लिए लेकर आई है। और अंदर आने के बाद ध्यान से वो देखता है तो वहाँ पर एक कोट डाला आदमी सा मौजूद था जो एक पोट में काफी सारी हर्ब्स को मिला रहा था और वो स्मेल भी उन्हीं हर्ब से आ रही थी। और ये लिंग उस आदमी से पूछती है कि क्या सारे काम की तैयारी हो चुकी थी, जिस बात पर वो आदमी बताता है कि काम ऑलमोस्ट पूरा हो ही चुका था, बस एक और जार को भरना बचा था। और फिर इस बार का ये बॉडी टेम्परिंग पोशन एकदम सक्सेसफुल होगा। और फिर वैसे ही वहाँ पर थोड़ा और टाइम स्पेंड करने के बाद जब वो काम पूरा हो जाता है, ये लिंग उस आदमी से पूछती है कि क्या चीज है पक्का बिल्कुल सही जाएगी ना, जिस बात पर एकदम प्राउडली वो आदमी बताता है कि उसके एक्सपर्टीज के मानने से तो बिल्कुल ही सही जाएंगी। और फिर येतियान की तरफ देखकर थोड़ी देर घूरती हुई ये लिंग येतियान को फटाफट अपने कपड़े खोलने को कहती है। क्या मतलब तुम्हारा, मुझे यहाँ पर कपड़े उतारने होंगे? पर क्यों? जो देखकर ये लिंग परेशान होकर येतियान की मदद करने लगती है उसके कपड़े उतारने में, पर वो उससे पीछे कर फटाफट खुद ही वो काम को पूरा करता है। और अब पूरा अधनंगा होकर वो उनसे पूछता है कि आखिर अब उसे आगे का काम क्या करना था, जिस बात पर ये लिंग उस पोट की तरफ इशारा करती बताती है कि येतियान को इस जलते हुए पोट के अंदर बैठना था, जिसकी तरफ देखकर येतियान उससे पूछता है, ये लिंग देखो मैं पूछना तो नहीं चाहता, पर क्या सच में एक ग्रैंड मास्टर बस एक फालतू के पोर्ट में बैठकर बना जा सकता है? मतलब देखो क्या इस बात का मतलब क्या बनता है? जिस बात पर ये लिंग उसे बताती है इस पोर्ट को बिल्कुल भी कम नहीं समझने का, क्योंकि इसके अंदर इस पोर्शन में काफी सारे मिथिकल एलिक्सर्स को मिक्स किया गया था और साथ ही उनकी ये फैमिली की उन सीक्रेट रेसिपीज का इस्तेमाल किया गया था। और इस जार के अलावा अभी भी 4 और जार्स मौजूद है और अगले 2 दिन तक ये ध्यान को इन सभी जार्स के पोर्शन को अब्सॉर्ब करना था। और जब तक ये ध्यान इन सभी जार्स को अब्सॉर्ब कर लेगा तब तक वो एक ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। पर ये काम जितना दिखता है उतना आसान भी नहीं होने वाला। जो बात सुनकर ये ध्यान भी उससे गर्म तपते हुए जार के अंदर जाकर बैठ जाता है और उसका शरीर भी काफी जलना शुरू होता है। और ये लिंग ये ध्यान से पूछती है कि आखिर उसे अंदर कैसा सा महसूस लग रहा था, जिस बात पर ये ध्यान बताता है कि उसे न जाने ही क्यों अंदर काफी अलग तरह की दर्द सी महसूस हो रही थी। और तब ये अचानक ही उसके शरीर में महसूस हो रही दर्द बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और फिर थोड़ा चींगता हुआ कहता है, ऐसा लग रहा है कि मेरे ब्लड वेसल्स के अंदर हजारों नीडल्स अंदर एक दूसरे को चीर फाड़ कर रही है। इतनी अलग अलग तरह के दर्द सहने के बाद मैं ऐसी चीज अभी तक महसूस कर पा रहा हूँ। जो ये लिंग उसे बताती है कि ये जो एलिक्सर्स थे वो एक्चुअली में ये ध्यान की मेडिटेशन पाथवेज को खोल रहे थे और उनके फ्लो को स्टेबल और तेज कर रहे थे। तो यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए ये ध्यान को ये दर्द सहना पड़ेगा। और वह साफ उसे बता देती है कि अगर ये ध्यान गलती से भी जार से बाहर कूद कर आ गया तो ये सारी की सारी मेडिसिन बस वेस्ट चली जाएगी। पर पसीने और दर्द से उबलता हुआ ये ध्यान उसे बताता है, चिंता मत करो, जिन तरह के दर्द को मैंने अभी तक सहा है उनके मुकाबले इस तरह के दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा काफी ठीक तरह से सह सकता हूँ। जो सुनते ये लिंग को भी उस पर भरोसा था और फिर वो वहाँ से जाती ये ध्यान को बताती है कि फिलहाल के वक्त तो उसके पास करने के लिए काफी और जरूरी काम था, तो इसलिए वो पहले जा रही थी। और वो उस आदमी को बताती जाती है कि अगर कुछ भी मुश्किल या फिर अलग कांट होता है तो उस आदमी को फटाफट आकर उसे अलर्ट करना था, जिस बात पर वो अल्केमिस्ट भी हाँ करता है। और फिर वो थोड़ी देर काफी ध्यान से ये ध्यान की तरफ घूरती उसकी चिंता में उसे अपने मन में कहती है, ये ध्यान जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही है हर एक चीज में खतरा काफी बढ़ चुका है। तुम्हें कुछ भी कर एक ग्रैंड मास्टर के लेवल पर आना ही होगा ताकि तुम आगे आने वाले इन भयानक खतरों का सामना कर पाओ। और यहाँ पर इस लनावेस के एरिया के ऊपर हम हवा में उड़ती हुई एक बहुत ही बड़ी और तेज शिप सी को देख पाते हैं और वो तेज और बड़ी पायलट जैसी शिप यूए फैमिली के अपर एरियाज पर आकर रुक जाती है और नीचे ही उस शिप में
बैठे व्यक्ति का स्वागत करने के लिए हम देख पाते हैं कि खुद ये फैमिली का वो बूढ़ा मोनार्च मौजूद था, जो शिप को देखता अपने मन में कहता है, इतना इंतजार करने के बाद आखिरकार ये लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं। नीचे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और ऊपर उस ताकतवर फिगर को हम देख ही पाते हैं जो उस मोनार्च की तरफ पे काफी टाइम से घूर रहा था, जिसका नाम नीची था और वो एक ग्रैंड मास्टर रैंक एक्सपर्ट था और साथ ही एक फॉर्मेशन अरे मास्टर भी, जिन्हें आम ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। और फिर बस सीधा उस शिप से नीचे आकर लैंड होता है और बूढ़े मोनार्च के फेस टू फेस आकर खड़ा हो जाता है और वो ग्रैंड पा मोनार्च उसका स्वागत करते उसे कहते हैं, ये फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाता है मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ ग्रैंड मास्टर नीचे मोनार्च को सीधे बताता है कि उन्हें यहाँ पर फालतू की प्लेजेंटरीज करने की जरूरत नहीं थी, तो सबसे बेहतर यहाँ पर होगा ना एक दूसरे का समय जाया करते हुए सीधे के सीधे बिजनेस की बात करना। और फिर वो उस ग्रैंड मास्टर को वहाँ से अंदर की तरफ ले जाने लगते हैं और बाकी ये फैमिली के बंदे उन्हें देखते बातें करने लगते हैं कि आखिर हवा में से एक क्लैन लीडर कौन आया था जिसे खुद उनके मोनार्च इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे थे, जिस बात पे उसे दूसरा बंदा बताता है कि ये बंदा एक फॉर्मेशन मास्टर था और वो भी कोई आम नहीं बल्कि उसे हिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा रेयर और लेजेंडरी रैंक का फॉर्मेशन अरे मास्टर्स में से एक था। और यहाँ पर एक तरफ हम यन फैमिली की अंडरग्राउंड जेल की तरफ देखते हैं जहाँ पर ये यू को बंद कर रखा गया था और हम देख पाते हैं कि कैसे ये यू एकदम दुख पीड़ा में उस काल कोठरी के अंदर अपना सर झुकाए बैठे हुए थे और एकदम परेशानी में वो अपना थोड़ा सा सर उठाकर याद करती है अपने भाई का और उम्मीद करती है कि वो उन्हें जल्दी बचाने आएंगे। और वैसे ही ये तीन की तरफ हम देख पाते हैं कि वो जितनी जल्दी और अच्छे से हो सके उतनी अच्छी तरीके से उस पोशन को अब्सॉर्ब कर रहा था और पास ही बैठा वो अल्केमिस्ट तो बस सो गया था। पर यहाँ पर ये यू की चिंता में जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से फोकस कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द जितना हो सके उतना ताकतवर हो पाए। कि तभी वो अपने शरीर के अंदर किसी अजीब सी चीज को नोटिस करता है। वो था कि उस ड्रैगन के अंडे में कुछ न कुछ तो हलचल होना शुरू हो चुकी थी। वो जितना उस पोशन को अब्सॉर्ब कर रहा था उतना ही वो अंडा हिलना कांपना शुरू हो चुका था और तभी उस अंडे में स्क्रैचेस आना शुरू हो जाते हैं, जिस बात का साफ मतलब था कि वो अंडा हैश हो रहा था और उसके अंदर जो भी जीव था वो बाहर आने वाला था। और यहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं कि नेची को ले जाया जाता है यूए फैमिली के मीटिंग हॉल में, जहाँ पर उसका स्वागत करते उसे बताते हैं, मास्टर ने आपका हमारे मिशन में बहुत ही ज्यादा स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जगह बहुत ही पसंद आई होगी और मुश्किल समय में आपका हमारी बात मानकर यहाँ पर आना सच में यूए फैमिली को बहुत ही खुश करता है। और हम देख पाते हैं कि नेची के स्वागत के लिए वहाँ से गरम गरम चाय परोसी जाती है और नेची भी वो पकड़ता बस चुपचाप शांत से बैठ जाता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर यूए फैमिली के एंसेस्टर ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया था, या ये कोई जरूरी काम था या फिर क्या। और फिर अपना मुंह खोलता हुआ वो बोलता है, एल्डर यूए आप तो जानता ही होगा कि मैं अपनी जिंदगी में एक बहुत ही बिजी इंसान हूँ जो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता दूसरे लोगों की फैमिली के मामले में पड़कर उनके आपसी मुश्किलों में मदद करने में। ये घरेलू लड़ाइयाँ मेरी मुश्किल नहीं है। जो बातें सुनता और देखता साइड में खड़ा अंकल बैन अपने मन में सोचता है, ये हरामखोर का एटीट्यूड सच में बहुत ही ज्यादा है। कुछ हरामखोर काम तो आते हैं पर इन्हें बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। कि तभी यहाँ पर एंसेस्टर ताली बजाते हुए उस आइटम को वहाँ पर लाने के लिए कहते हैं जिन्हें उन्होंने सौदे के तौर पर रखा हुआ था, जो उनकी उम्मीद थी नीची को अपनी साइड में करने की। और बाहर हम देखते हैं एक लड़की उस आइटम को वहाँ से अंदर ले जाने वाली थी कि तभी वहाँ पर यूएलिंग भी पहुँच जाती है, जो उस लड़की को रुकने को कहकर उसके हाथ से खुद उस आइटम को पकड़कर उसने वहाँ से जाने से कहती बताती है, हम वापस जाकर आराम कर सकती है, आगे का काम अंदर जाकर मैं संभाल लूंगी। और वो लड़की एकदम कंफ्यूज चुपचाप बिल्कुल वैसा ही करती है और यहाँ अंदर कदम रखकर यूएलिंग सीधा उस आइटम को जाकर ग्रैंड मास्टर नीची के पास जाकर खोलती है तो उससे बक्से के खुलते ही उसके अंदर एक ऐसी पिल थी जो बहुत ही तेज रोशनी से चमक उठ रही थी। और उस पिल को देखकर ग्रैंड मास्टर नीची तक भी हक्का बक्का हो जाता है और एकदम हैरानी और शौक में उस पिल को देखता हुआ कहता है, नहीं ये कोई गलती नहीं है, मेरे सामने इस वक्त सच में एक वाइटैलिटी गैदरिंग पिल मौजूद था और इस पिल की ताकत सच में बहुत ही ज्यादा थी। वो उसके आसपास से बन रहे ओहरा से ही पता चल रहा था और उस पिल के लालच में डूब कर नीचे भी पीछे न मुड़ता फटाफट उठता उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मन ही मन वो खुश होता कह रहा था, यूए फैमिली एक ऐसी मेडिसिन लेकर आई है जैसा ग्रैंड मास्टर में एक मोनार्च रैंक में कदम रखा जा सकता है। ये चीज सच में मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। सच में यकीन करना काफी मुश्किल की बात है पर लगता है कि यूए फैमिली के पास कई कमाल और लाजवाब रिसोर्सेस है। और यूएलिंग उसकी शक्ल की मुस्कुराहट को साफ साफ नोटिस करते खुश होते अच्छे से जानते कहते हैं कि इतना तो उसे पक्का पता था कि एक नीची जैसा अरे मास्टर भी एक वाइटैलिटी गैदरिंग पिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता जिसकी कीमत बहुत ही
ज्यादा होती है। और पीछे ही बैठा यूए फैमिली का एंसेस्टर नियर जी को आवाज देता हुआ पूछता है, ग्रैंड मास्टर नियर, तो बताइए आपको हमारी तरफ से आगे किया गया तोहफा कैसा लगा। और उस बिल को फटाफट अपने रिंग में स्टोर करता हुआ नियर हंसता हुआ बताता है कि बेशक वो इस तरह का कमाल का तोहफा कैसे मना कर सकता है जो यूए फैमिली की तरफ से सच्चे दिल से दिया गया था। और फिर वापस अपनी सीट पर बैठता हुआ वो एकदम खुश हुआ उन्हें बताता है कि क्योंकि उसने अब यूए फैमिली की तरफ से वो तोहफा एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब बारी थी सिस्टर को बताने की कि आखिर उन्होंने यहाँ पर उससे किस काम के लिए बुलाया था और वो उनके लिए किस चीज में मदद कर सकता था। कि एंसेस्टर अपनी सीट से उठता आगे बढ़ता था, चलता चलता बातें करता बताता है कि एक फैमिली है जो काफी टाइम से बार बार ये फैमिली के खिलाफ जा रही है। वो थी यन फैमिली, यन है और उसके लोग जो कि इस कुछ टाइम से काफी हवा में उड़ते हुए उन लोगों के खिलाफ जा रहे थे, जैसे कि वो नशाने कोई बहुत ही बड़ी हस्ती बन चुके थे। और साथ ही साथ उन्होंने धोखाधड़ी कर यूए फैमिली का बिजनेस चुराया और साथ ही साथ हिम्मत की उनके डिसाइपल्स को नुकसान पहुंचाने की। और अब इतनी सारी धोखाधड़ी के बाद तो यूए फैमिली भी उन कमीनों को माफ नहीं कर सकते थे। और अब निये के सामने खड़ा होकर एंसेस्टर उसे सीधे शब्दों में कहता है, अब ये बात सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्रैंड मास्टर निये हमारे साथ अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करे ताकि हम मिलकर यन फैमिली को बर्बाद कर पाए। और हमारे बुढ़े एंसेस्टर अंकल का इस वक्त चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था, जिससे साफ ही पता चलता था कि वो यन फैमिली से कितनी नफरत करता था। कि यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल में ये दिन की तरफ हम देखते हैं वो अभी भी उस एलिक्सर्स में बात कर रहा था और उसके शरीर में और उस अंडे में हो रही हलचल से वो परेशान होता कहता है, आखिर अचानक ही ये इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। ये ड्रैगन के अंडे ने अपने आप ही बहुत ही जल्दी टूटना शुरू कर दिया है और इसमें आ रहे क्रैक्स धीरे धीरे कर बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं समझा ये अंडा सारी की सारी लिक्विड मेडिकल चीजों को इकट्ठा कर रहा है और बहुत ही तेज खुना स्पीड से अपने अंदर खींच रहा है। और ये ध्यान जानता था कि अगर इतनी ही तेज स्पीड चलती रही तो वो बाकी बचे 4 मटके भी खाली कर देगा। और फिर उसे आइडिया आता है कि अगर काम जल्दी हो रहा था तो इसमें आखिर देरी क्यों ही करी जाए। इसलिए वो हवा में आता सारे के सारे एलिक्सर को अपनी तरफ अब्सॉर्ब करने का काम शुरू कर देता है। और अब बाकी मटकों में भी भरा वो सारा एलिक्सर हवा में आकर ये दिन के आसपास इकट्ठा होने लगता है। और तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ी धमाके की आवाज होती है, जिसके शोर से वो अल्केमिस्ट अंकल भी फटाफट जाग जाता है और एकदम हैरानी से इधर उधर देखने लगता है कि आखिर हुआ क्या था। कि फिर वो अपने सामने देखता है कि वो चारों जगह का एलिक्सर अब एक ही स्पॉट में ये ध्यान के इधर उधर इकट्ठा हो गया था। और ये ध्यान इतने सारे एलिक्सर को एक ही टाइम में एब्सॉर्ब कर रहा था, जो देखकर वो अल्केमिस्ट एकदम घबरा जाता है कि आखिर अब ये काम खराब कैसे हो गया। और इसलिए फटाफट वो वहाँ से घबराए भागने लगता है अपनी यंग मिस यूएलिंग को रिपोर्ट करने के लिए कि उस लड़के के साथ कुछ गलत कांड हो गया था। और यहाँ पर ये ध्यान उससे अब्सॉर्ब करता हुआ कह रहा था, ये यूए फैमिली का सच में एलिक्सर बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अब मैं काफी अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ कि इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा शक्तिशाली है। तभी उसी पल अपने शरीर के अंदर वो महसूस करता है कि जहाँ पर स्टोरेज में उसने उस ड्रैगन के अंडे के पास वो विटालिटी कोर स्टोन रखा हुआ था, वो ड्रैगन का अंडा उस विटालिटी कोर से भी एनर्जी एब्सॉर्ब करना शुरू हो गया था। और तभी ये दिन को महसूस होता है कि वो अगले लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाला था और उसका दिल बहुत ही तेज धड़कना शुरू हो जाता है। और तभी ये फैमिली के पूरे एरिया में हर जगह पर एक बहुत ही तेज हलचल महसूस होती है, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ रहा था। सारे पंछी पर पड़ा थे वहाँ से उठने लगते हैं क्योंकि उन्हें जमीन कांपती महसूस हो रही थी। और यहाँ पर यूएलिंग और एल्डर्स की तरफ उनके चाय के कप तक भी हिल गए थे और वो डरा घबरा अल्केमिस्ट भी वहाँ पर पहुंच जाता है और फटाफट चिंता में यूएलिंग को बताता है, यंग मैस उस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। और यहाँ पर एल्डर नियर भी थोड़ा शौक होता हुआ कहता है कि आखिर इस टाइम पर ये अर्थक्वेक कहाँ से आ रहा था। कि यहाँ पर यूएलिंग ये सुनकर कि ये ध्यान के साथ कुछ गलत हुआ है चिंता में आ जाती है कि कहीं ये ध्यान ने लालच करने के चक्कर में अपने साथ कुछ गलत कांड तो नहीं कर लिया। कि यहाँ पर ये ध्यान की तरफ हम देखते हैं उसके शरीर से काफी तगड़ा ओहरा आ रहा था और वो फाइनली एक ग्रैंड मास्टर रैंक पे ब्रेक थ्रू कर चुका था। पर उससे भी ज्यादा कमाल और मजेदार बात है कि उसके साथ साथ वो अंडा भी ब्रेक हो चुका था और उसके अंदर से वो ताकतवर और भयानक सा छोटा ड्रैगन बाहर आ चुका था। और तभी अपने सामने वो स्टेटस विंडो खोलता है तो वो देखता है उस ड्रैगन की रेस थी हेवनली बैटल ड्रैगन और उसके पास काफी कमाल कमाल के टैलेंट्स थे जिन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। पर यहाँ पर एक टैलेंट था जो एपेक्स स्टार के भी ऊपर का था, वो था रेडियंट टायर का ब्लड लाइन टैलेंट। और अब ये थे उस ड्रैगन को सलाहने और प्यार करने लगता है, जिससे वो छोटा सा नन्हा मुन्ना ड्रैगन भी काफी खुश होता है और उसकी तरफ एकदम खुशी से देखता हुआ ये कहता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं एक ही बार में दो काम को
इतनी जल्दी पूरा कर पाऊंगा। ग्रैंड मास्टर रैंक में आने के साथ साथ इस ड्रैगन के अंडे को हैच करना। और फिर वो ड्रैगन अपनी भाषा में चिल्लाता है, पर क्योंकि येतियन का उसके साथ बॉन्ड था तो येतियन उसकी भाषा को समझ पाता है कि वो ड्रैगन कह रहा था कि उसे काफी भूख लगी थी। जिस बात से येतियन उससे पूछता है कि भूख का तो ठीक था, पर आखिर उसे खिलाना क्या था, मॉन्स्टर का मीट या फिर एलिक्सर। खैर एक बात तो काफी अच्छी थी कि येतियन का ये ड्रैगन छोटा जरूर था, पर दिखने में कम से कम खूंखार और बड़ा सा लग रहा था। और फिर येतियन कहता है तो देखा जाए तो तुम अंडे से बाहर निकल पाए उस विटालिटी कोर स्टोन की एनर्जी को खाकर, तो शायद मुझे तुम्हारी भूख मिटाने के लिए उसके जैसा ही कुछ देना चाहिए। और तभी वो अपनी पॉकेट से एक विटालिटी स्टोन बाहर निकालता है, हवा में तेजी से फेंक देता है कि तभी वो छोटा ड्रैगन अपने स्पीड टैलेंट का इस्तेमाल कर पूरी तेज हवा में उस स्टोन के पास आ जाता है और अपनी एक ही बाइट में उस स्टोन को तोड़कर खा जाता है। जो देखकर येतियन काफी हैरान हो जाता है कि इस ड्रैगन के दांत तो सच में बहुत ही ज्यादा मजबूत है कि वो विटालिटी स्टोन जैसी मजबूत चीज को इतनी आसानी से तोड़ पा रहा था, जबकि उसे खुद वो स्टोन फार्म करने में बहुत ही मेहनत लगी थी और ऊपर से उसने स्ट्रेंथ टैलेंट तक की मदद ली थी। और ये तो स्टोन्स को टॉफी की तरह खा रहा था कि तभी अपनी और भी भूख से परेशान वो छोटू ड्रैगन आकर येतियन को बताता है, मास्टर मुझे और भी खाना चाहिए। जिस बात से येतियन कहता है, भूख इतनी जल्दी खत्म कर गए उसे, अपनी इतनी ज्यादा भूख के साथ तो मेरे पास जितने विटालिटी स्टोन मौजूद है वो तो मैं कुछ दिनों के लिए भी नहीं संभाल पाएंगे, पर खैर फिलहाल के वक्त क्या ही कर सकते थे। वो एक स्टोन निकालकर उसे खिलाने लगता है और सोचता हुआ बातें करता कहता है कि वो सच में जानना चाहता था कि वो ड्रैगन आखिर इंसानों के मामले में कितना ज्यादा ताकतवर था, एक ग्रेट मार्शल वॉरियर जैसा या फिर अगर हो सके तो एक ग्रैंड मास्टर की बराबरी का। पर खैर जो भी हो वो उसका बहुत ही अच्छा साथी बनेगा। कि तभी वहाँ पर येतियन का नाम चिल्लाते पूरी तेज से भागते आती योलिंग आती है और येतियन उसे महसूस करता हुआ कहता है, ये तो योलिंग है, वो काफी तेजी से यहाँ पर आ रही है। मेरे पास ये जो छोटा ड्रैगन है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, मैं फिलहाल के वक्त इसे अपनी इन्वेंट्री में सेव रखूंगा ताकि अभी इससे रिलेटेड कोई भी मुश्किलें खड़ी ना हो। इसलिए येतियन अपने ड्रैगन को उस इन्वेंट्री स्टोरेज में टेलीपोर्ट कर गायब कर देता है। कि तभी चिल्लाती अंदर एंट्री करती आती योलिंग चिल्लाती कहती है, येतियन मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि तुम एक ही बार में इतने सारे एलिक्सर्स को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते वरना तुम्हारा शरीर फट सकता है। कि अंदर जाकर वो देखती है येतियन के सिक्स पैक, नहीं मेरा मतलब कि येतियन पहले से एक ग्रैंड मास्टर बन चुका था और फटाफट अपने अर्धनंगे शरीर पर कपड़े डाल रहा था। पर वो देख तो येलिंग की तरफ ऐसे रहा था जैसे वह इस वक्त ओरा फार्मिंग कर रहा था। और येलिंग हैरान होती अंदर देखती कहती है कि यहाँ पर 2 दिन की लगातार मेडिसिन पड़ रखे थे, पूरे के पूरे 4 जार्स, जिन्हें अगर कोई भी मार्शल वॉरियर एक ही बार में अब्सॉर्ब करने की कोशिश करे उसका शरीर उसी वक्त फट जाना चाहिए। पर उल्टा येतियन ने ये काम कर भी दिखाया और ऊपर से वो जल्दी ही एक ग्रैंड मास्टर भी बन पाया। और हक्की बक्की होकर येतियन के पास आकर भाभी येलिंग चिल्लाते पूछती है, येतियन मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुमने यहाँ पर कौन से तरीके का इस्तेमाल किया है। जिस बात को मजाक के तौर पर फेरता हुआ येतियन बताता है कि उसका टैलेंट तो सच में लाजवाब का था और कुछ ज्यादा नहीं, कि उसे उसकी आंखों की तरफ घूरने देखती क्या थी। येलिंग बताती है, ना 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 ऐसा नहीं हो सकता, मेरे चेहरे की तरफ देखकर साफ साफ मुझे सारा सच बताओ अभी के अभी। और येतियन थोड़ा कंफ्यूज हुआ सोच रहा था कि वो येलिंग को फिलहाल के वक्त अपने छोटे ड्रैगन के बारे में तो नहीं बताने वाला था क्योंकि वो उसका ट्रम्प कार्ड था। कि तभी उनकी बातों के बीच में भागता हुआ वो अल्केमिस्ट भी आ जाता है और चिल्लाता पूछता है कि वो लड़का सही सलामत तो था ना। जिस बात पर येलिंग उसे बताती है कि ये लड़का सही सलामत तो छोड़ो बल्कि ये किसी तरह से अब एक ग्रैंड मास्टर तक भी बन चुका था। जिस बात से वो अल्केमिस्ट भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। कि ये ध्यान उस अल्केमिस्ट को भी शुक्रिया करता है उस बॉडी रिफाइनिंग एलिक्सर को बनाने के लिए, सिर्फ जिसकी बदौलत वो इस काम को सक्सेसफुल कर पाया था। और भाभी येलिंग भी येतियन की तरफ देखती सोचती है कि ये बंदा उसे बार बार सच में अलग तरह के शॉकिंग झटके देता रहता है। पर फिलहाल इस चीज के बारे में सोचकर क्या ही होगा क्योंकि कुछ राज तो सबके होते हैं, तो वो येतियन को यहाँ पर फोर्स भी नहीं कर सकती थी क्योंकि फिलहाल के वक्त वैसे भी ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बल्कि ये थी कि वो जल्दी सभी फोर्सेस को मिलाकर जून फैमिली को तबाह करने का काम शुरू करने वाले थे जो उनके खिलाफ इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल थी। और फिर येलिंग बताती है कि अब उसे मीटिंग के लिए वापस फटाफट हॉल पे जाना था, तो येतियन को भी फिलहाल के वक्त वापस अपने कमरे में जाकर रेस्ट करनी चाहिए और साथ ही साथ अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए कुछ खाना वगैरह खा लेना चाहिए। कि जल्दी में येतियन उससे पूछता है कि आखिर वो येयू को बचाने के लिए कब निकल रहे हैं। जिस बात पर येलिंग उसे बताती है कि इतनी जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही हर एक चीज की प्लानिंग कर रहे थे और जब मीटिंग में समझौता कंप्लीट हो जाएगा वो फटाफट वापस से आकर येतियन को कांटेक्ट करेगी और फिर वो अपना ये काम शुरू करेंगे। और वो येतियन को इस चीज की चिंता ना करने को कहती है क्योंकि उसकी बहन का सेफ होना उनकी यूए फैमिली के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी था। और फिर येतियन भी वहाँ से चला जाता है कि यहाँ पर उस जार के अंदर उस लिक्विड को देखते ही येलिंग एकदम सीरियस और शॉक थे और अभी भी उन सभी खाली मटकों को देखकर इस बात को यकीन करना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था कि आखिर इतनी जल्दी एक ही बार में सारे एलिक्सर को सहकर उसे खत्म कर पाना। आखिर येतियन ने यहाँ पर किस तरह का स्पेशल और सीक्रेट मेथड इस्तेमाल किया हो सकता है। एक
ऐसा मेथड जो उनकी यूए फैमिली के पास तक भी नहीं था। और यहाँ पर अब हम ये ध्यान को यूए फैमिली के डाइनिंग हॉल में देखते हैं, जो कि काफी महंगा और लजीज था खाना खा रहा था। और खाने की तारीफ करते वो भी कहता है कि सच में जैसा कि उसने सोचा था वैसे ही यूए फैमिली का खाना है तो काफी स्वादिष्ट है। कि तभी येतियान की तरफ टेलीकिनेसिस से एक काफी तेज बक्सा उठता आ रहा था। कि तभी उस बक्से को नोटिस कर येतियान उसकी तरफ देखता उसे हवा में ही रोक लेता है। यानी उसके पास भी यह अजीब सी पावर आ चुकी थी। कि तभी चमकती आंखों से युएलिंग वहाँ पर एंट्री करती आती मुस्कुराते येतियान को कहती है, लगता है कि तुमने पहले से ही जान लिया है कि एक ग्रैंड मास्टर लेवल के पास एक अलग ही तरह की साइकिक एनर्जी मौजूद होती है, जो कि इस वक्त युएलिंग और येतियान दोनों इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर येतियान उस बक्से के अंदर देखने के लिए उसे खोलने लगता है और अंदर खोलकर देखता है तो वो पाता है कि उसके अंदर एक अलग सी सील टाइप की कुछ चीज मौजूद थी। और वो युएलिंग से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज थी, जिस बात पर वो सब बताती है कि ये वो टेलीपोर्टेशन तलिस्मान था जिसका येतियान अब मिशन में इस्तेमाल करने वाला था। यानी इसका इस्तेमाल कर वो जाकर युएलिंग को बचाने वाला था। और येतियान अब उससे पूछता है कि क्या मिशन को अंजाम देने का समय हो चुका था, जिस बात पर युएलिंग हाँ कहती है। और येतियान उससे पूछता है कि आखिर ये टेलीपोर्टेशन तलिस्मान आखिर उसे टेलीपोर्ट कहाँ पर करेगा, जिस बात की युएलिंग उसे बिल्कुल भी चिंता ना करने को कहती है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही मजल को चूज कर लिया था। और क्योंकि युन फैमिली ने उनके फंसने के लिए एक आसान सा जाल बिछाया था, तो वो भी अब उनके लिए बिल्कुल सेम करने वाले थे। और अब एकदम टाइम बाद एकदम गहरी रात के समय पर हमें युन मैंशन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वहाँ पर रात की ड्यूटी देने के लिए गार्ड्स अपनी अपनी शिफ्ट पर मौजूद थे। और एक गार्ड दूसरे गार्ड की तरफ जाता से बताता है कि अब शिफ्ट चेंज करने की बारी आ चुकी थी, तो वो आदमी जाकर अब रेस्ट कर सकता था। जो बात सुनकर वो आदमी भी खुश होता कहता है, ओ मेरी शिफ्ट खत्म होने का टाइम आ भी चुका है। जो सुनते हंसता हुआ उसका साथी उसे बताता है, हाँ जो भी हो, वैसे तुमने सुना है क्या कि कुछ बातें चल रही हैं, रूमर्स फैल रहे हैं कि कोई युन फैमिली का शिकार करना चाहता है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी अफवाह सच हो सकती है कि वो लोग यहाँ पर ये बातें कर रहे थे कि एक बहुत ही तेज था ऑरा उनके आसपास ही तेज से घूम रहा था और वो लोग इतना रियलाइज नहीं कर पाते और आपस में बातें करते रहते हैं। हाँ तुम क्या बात कर रहे हो, ये जगह किंग युन का अड्डा है, एक मोनार्च रैंक के व्यक्ति की टेरिटरी, कोई भी यहाँ पर आने की हिम्मत करेगा तो वो बस अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। जिस बात पर उसका साथी भी उसे बताता है कि बात तो सही है, जब तक किंग युन का सामना करने के लिए कोई और मोनार्च नहीं आता तब तक उन्हें कोई भी खतरा नहीं था, क्योंकि एक मोनार्च के सामने तो बाकी सभी बस एक पिद्दी कीड़े मकोड़े हैं। और फिर इस बात को छोड़कर वो आदमी से बताता है कि वेस्ट के एरिया में एक नया पब खुला था, तो रेस्ट और आराम करने के लिए वो लोग वहाँ पर मौज मारने चल सकते थे। जिस बात पर उसका दूसरा बड़ी एग्री हो जाता है कि यहाँ पर वो दोनों रियलाइज नहीं करते कि ये वो फालतू की टिंगड़ी मिगड़ी बातें कर रहे थे। कि उसी मौके का फायदा उठाकर येतियान ने अपना पर्सन छुपाते हुए अपने स्पीड टैलेंट के साथ साथ वो उन दोनों को ही पहले से ही पार कर उनकी आगे की टेरिटरी में एंटर कर चुका था। और फिर स्पीड टैलेंट के साथ इधर उधर बिल्डिंग्स पर उछलते हुए वो एक इमारत के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। और अब उसके नॉर्मल शरीर की मजबूती भी इतनी ज्यादा थी कि उसके कदम रखते ही नीचे की जमीन पूरी टूट रही थी। कि फिर वो अपनी ताकत को संभालने की पूरी कोशिश करता अपने स्पीड टैलेंट को बंद करता हुआ युन फैमिली के एरिया को चेक करने लगता है। और फिर अपने सामने खड़ा होकर वो पाता है उसके सामने की युन फैमिली के अड्डे पे हर तरफ एक अलग तरह के घर मौजूद हैं, जैसे पुराने टाइप के चाइनीज या फिर जापानीज टेम्पल्स वगैरह होते थे, या फिर कह लो इस तरह के घर होते थे। और युन फैमिली का वो एरिया काफी बड़ा और आलीशान सा लग रहा था। कि यहाँ पर फिर ये ध्यान अपने स्पेशल टैलेंट स्पेशल सेंस का इस्तेमाल करता है और उसी पल अपनी सेंसिंग एबिलिटी से पूरे के पूरे युन फैमिली के एरिया को स्कैन करने लगता है। और अब एक ग्रैंड मास्टर बनने के बाद उसकी स्कैनिंग इतनी कमाल की हो गई थी कि वो जितनी दूर हो सके उतने दूर के एरिया तक जाकर उसे चेक कर पा रहा था। और उसी कुछ ही टाइम में वो ये भी जान लेता है कि आखिर उन लोगों ने येयू को कहाँ पर रखा हुआ था। और फिर वही इमारत से छलांग मारकर वो स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करते ही बढ़ने लगता है उस बिल्डिंग की तरफ। और वहाँ जाता हुआ वो अपने मन में सोच रहा था, ये ग्रैंड मास्टर रैंक तो सच में ही कमाल की है। ये सोच के काफी हैरानी होती है कि अब मैं पहले से 10 गुना ज्यादा चीजों को सेंस कर पा रहा हूँ, और वो भी काफी आसानी से, जिससे साफ ही पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर रैंक से मेरे टैलेंट्स पहले से कितने ज्यादा गुना ताकतवर हो गए हैं। कि यहीं पर एक घर के अंदर हम देखते हैं किंग युन को, जो कि मेडिटेट कर रहा था बिल्कुल आराम से बैठकर। और इस आराम खोर के तो पूरे 8 पैक आ रखे थे, पता नहीं कौन सा प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करता होगा। कि तभी मेडिटेट करते वक्त अब वो अचानक अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि शायद उसे सेंस हो चुका था कि उसके अड्डे में किसी ने एंट्री ली थी। जिस बात पे वो कहता है, आखिरकार ज्यादा कूदने वाले चूहे ने बिछाए गए जाल में कदम रख ही लिया है। यानी येतियान का यहाँ पर आना पहले से ही उनकी प्लानिंग में था कि येतियान फटाफट सामने के दरवाजे की तरफ बढ़ता, कोई भी जाल में नहीं फंसना चाहता। अपने स्पेशल टैलेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और सीधा ही अचानक ही उस गेट के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और उस प्रिजन वाले एरिया में आ जाता है, जहाँ पर पास नहीं येयू को बंद करके रखा गया था। कि
उसके वहाँ पर एंट्री मारता ही वही मास्क डाला बड़ा हरामखोर गुंडा पूरी तेजी से आकर येतियन की तरफ एक तेज मुक्का घुमाकर मारता है, जिससे येतियन आसानी से ही डोज कर लेता है कि एक जगह को तोड़कर ही वो गुंडा अब एक और मुक्का येतियन की तरफ तेज से घुमा तो रहा था, पर येतियन उस हमले को एकदम स्लो मोशन में देखता हुआ सोच रहा था मेरे स्पेशल सेंसिंग एबिलिटी इस बंदे को डिटेक्ट नहीं कर पाए क्या, सरा मैंने अपने प्रोसेस को छुपाने के लिए किसी तरह की मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल किया है क्या, कि फिर येतियन उसके उस हमले को भी एकदम ब्लो कर लेता है और वो बंदा हवा में अपना अगला मूव सोच ही रहा था कि आखिर वो किस बार से येतियन को नुकसान पहुंचा सकता है, कि तभी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा था। येतियन ग्रैंड मास्टर पर पहुंचकर उसकी ताकतवर हुई गई नई एबिलिटी का बाइंड को उस पर टेस्ट करता है और अपने उस टेलीकिनेसिस से ही उस आदमी के चेहरे को पूरा दबाना शुरू हो जाता है, और ऐसा करने के लिए येतियन को उसे छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी और उसकी साइकिक पावर से उस आदमी का सर एकदम दर्द में तड़पने लगता है और वो चिल्लाता कहता है ये साइकिक पावर था ग्रैंड मास्टर लेवल की है, यानी तुम येतियन अब कोई एडवांस्ड मार्शल वॉरियर नहीं हो, कि फिर येतियन उसे इसी तरह से बहरहमी से मारकर वहीं पास की जमीन पर नीचे फेंक देता है। और बेशक येतियन की बहन के साथ ऐसा करने के लिए वो आदमी ऐसी सजा डिजर्व भी करता था कि अपने चेहरे से फिर उसका गंदा खून पहुंचता। वो मन ही मन कहता है कि येयू की निगरानी रखने के लिए युन फैमिली ने सिर्फ एक एडवांस मार्शल वॉरियर को रखा था। ये बात तो काफी शक देने वाली है, पर फिलहाल क्या फर्क पड़ता है। तभी सामने की जेल में बंद येयू भी नोटिस कर लेती है कि वहाँ पर उसका भाई आ गया था और वो एकदम खुश होकर उसे आवाज लगाने लगती है कि येतियन फटाफट जाकर जेल को तोड़ता ही था। येयू फटाफट एकदम इमोशनल होकर अपने भाई के गले लग जाती है और खुश होती बार बार कहने लगती है भैया आखिरकार आप आ ही गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, और एकदम रोती रोती येतियन को बताती है कि उसे लगा था कि वो यहीं पर मारी जाएगी और फिर कभी भी अपने भाई से मिल नहीं पाएगी, जिस बात पर येतियन उसे सहलाता बताता है कि अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी और वैसे भी ये सारी उसी की गलती थी कि उसने येयू को वहाँ से अकेले घर जाने दिया था, वरना वो ऐसी मुश्किल में कभी पड़ती ही नहीं। पर खैर फिलहाल यहाँ पर ये बातें करने का वक्त नहीं था, इसलिए उसका हाथ पकड़ता हुआ येतियन फटाफट येयू को अपने कंधे पर उठाता है और स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर दूर हवा में छलांगे मारता उस जगह से जाने लगता है कि उसके साथ चिपकी येयू अपनी भाई की ताकत को देखकर सोच रही थी कि आखिर किसने लगा था कि उसके भाई की ताकत इतनी ज्यादा होगी जितना उसने कभी इमेजिन तक भी नहीं किया था, और इतनी जल्दी अपनी ताकत बढ़ा पाने के लिए उसे इतना तो पक्का पता था कि येतियन ने काफी मुश्किलों का सामना किया होगा, कि तभी हवा से उनकी तरफ एक बहुत ही तेज क्लेमोर सी आ रही थी और वो बड़ा सा हथियार जिसके चारों तरफ से नीला और आ रहा था वो सीधा येतियन के सामने आके ही लैंड होता है, जैसे कि वो आगे बढ़ने से रोकने के लिए इशारा था। कि तभी येतियन हवा में ऊपर किसी का हाथ देखता है जो उस हथियार को वापस उठने के लिए इशारा करता है, तो किसी तरह की साइकिक एबिलिटी से वो बड़ा हथियार भी वापस हवा में उठता हुआ उस व्यक्ति की तरफ ही वापस बढ़ने लगता है और वापस उसके हाथ में आ जाता है। और अब हवा में मौजूद हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि वो युन फैंगी थी, जिसकी ताकत पहले से काफी बढ़ चुकी थी और वो हवा में उड़ तक भी सकती थी, जिसका शायद मतलब था कि वो भी ग्रैंड मास्टर की किसी रैंक पर थी। और अब वो एकदम गुस्से में येतियन से पूछती है आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई, येतियन तो अब मुझे चुपचाप बताओ कि आखिर वो विटालिटी स्टोन कोरी कहाँ पर है, और उसे चुपचाप मुझे सामने। अब युन फैंग को देखकर येतियन एकदम सावधान होता है, येयू को बताता है फटाफट एक अच्छी सी जगह पर छुपने के लिए, और येयू घबराई येतियन को बताती है कि यही वो लड़की थी जिसने उसे किडनैप किया था और लिटिल जिन को भी नुकसान पहुंचाया था। और यहाँ पर युन फैंग भागती हुई येतियन पर हमला करने के लिए बढ़ रही थी और येतियन गुस्से में ध्यान से उसकी मूवमेंट्स को देखता हुआ कहता है यही बस तुम सावधान रहो, और मैं ऐसे जानता हूँ पर लगता है अब यह संभालने में पहले से भी ज्यादा सिर दर्द हो चुके हैं, जितना जब मैंने उसे पहले देखा था उससे तो कई गुना ज्यादा। और तभी युन फैंग अपनी पावर को अनलीश करती है और युन फैंग के अंदर से बहुत ही भयानक ऑरा आ रहा था जो कि साफ जाहिर करता था कि वो एक ग्रैंड मास्टर डीएम में थी। और तभी ही वो पूरी ही तेजी से एक ही स्टेप में गायब होती है और सीधा येतियन के सामने अपने हथियार से उस पर एक ताकतवर वार करती है और उसकी स्पीड, अटैक और हथियार सब कुछ एकदम काफी ताकतवर है। पर उसी पल येतियन अपने नाइफ को ऊपर उठाकर बिल्कुल परफेक्ट जगह से युन फैंग की अटैक को रोक लेता है, पर थोड़ा सा हैरान होता कहता है ये पहले से बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी है और ताकतवर भी। और युन फैंग तानाशाही तरीके से येतियन को कहती है लगता है कि तुम भी ग्रैंड मास्टर डीएम में पहुंच चुके हो, तो इससे पता चलता है कि यूए फैमिली तुम्हें काफी बेनिफिट्स दे रही है इतनी जल्दी ताकतवर बनने के लिए। कि युन फैंग की बहुत ही लंबी बकवास से परेशान येतियन फटाफट अपने डैगर से
एक तेज सा स्लैश करता है। ये कहता है कि यूनफेंग बहुत ही बकवास करती है, पर उससे पहले ही यूनफेंग हवा में आ जाती है उसके अटैक से बचने के लिए और फटाफट अपनी उस बड़ी क्लेमोर को पूरा घुमा देती है और फटाफट हवा में ही उस हथियार को पकड़ती वो उसे लगातार अपनी बॉडी पे घुमाते घुमाते ये ध्यान के ऊपर कभी इधर कभी उधर से हमला करने लगती है। और हाँ, वो इस बड़े हथियार का अपने आप से काफी अच्छा इस्तेमाल कर रही थी, पर वो जितनी भी तेज उस पर वार करती ये ध्यान भी अपने स्पीड टैलेंट का इस्तेमाल करता हुआ फटाफट ही इजीली उसके हर एक अटैक को पैरी कर रहा था। और उन दोनों की स्पीड यहाँ पर ना देखने लायक थी कि ये यू जो कि ये ध्यान को चीयर्स करती कह रही थी, आप ये कर सकते हैं बड़े भैया। वो बस अपने सामने देख रही थी कि हवा में लगातार तेजी से क्रिएटर्स बन रहे थे। हाँ, उसके सामने उन दोनों की स्पीड दिख तक भी नहीं पा रही थी, वो इतने ज्यादा तेज थे इस वक्त। और फिर ये यू एक चैन की सांस लेती चुपचाप शांत होती है कि तभी अचानक ही उसका शरीर कांपने लगता है और वो एक ही जगह पर पूरी तरह से जम जाती है। उसे अपने पीछे से एक भयानक सा प्रेजेंस महसूस हो रहा था। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त ये यू के पीछे मौजूद और कोई नहीं बल्कि किंग यूने था, जो एक जायंट जैसा लग रहा था और उसकी लाल भयानक आंखें चमक रही थी। और तभी न जाने अचानक ही होता क्या है कि ये यू का शरीर अपने आप से पूरा ढीला पड़ जाता है और वो सीधा जमीन पर जाकर गिर जाती है। और तभी ये ध्यान भी फटाफट जब उस तरफ देखता है तो वो पाता है कि ये यू के पीछे कोई और भी मौजूद था और वो उसका नाम चिल्लाता है। तभी ध्यान से उस कलवे की शक्ल नोटिस करता ये ध्यान देखता कहता है, नहीं, ये तो किंग यून है। और किंग यून अपना चेहरा उठा था, बिल्कुल ये ध्यान की आंखों में देखता एक गंदी सी मुस्कुराहट देता है। और जब हवा में यहाँ पर जाकर ये ध्यान का ध्यान भटकता है, यूनफेंग पूरी ही तेजी से आती है और एक तेज वार करती है ये ध्यान के ऊपर, जिससे ये ध्यान बाल बाल डोज करता है क्योंकि उसने उसे नोटिस नहीं किया था और अब उसके चेहरे के ऊपर एक हल्का सा माइनर स्क्रैच आ चुका था। पर यहाँ पर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, जिसे देखकर यूनफेंग और भी इंजॉय करती उससे चिढ़ाती कहती है कि अपना ध्यान ना भटकाने को, वरना उसका इनाम अच्छा नहीं होगा। कि ये ध्यान अब एकदम गुस्से में अपने भाले को पूरी जान से पकड़ता है और यहीं पर ही ना रुकता हुआ फाइनली पूरी जान लगाता अपने पूरे हाथ को कसता हुआ उसमें जितना हो सके उतना स्ट्रेंथ टैलेंट को ऐड करता है, जिससे उसके हाथ की पूरी नसें तो साफ दिख रही थी। और फिर वो तेजी से एक ताकतवर वार करता है यूनफेंग के हथियार की तरफ, जो कि यूनफेंग को लगा था ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, पर ये ध्यान ने उसके पूरे हथियार को ही काट डाला था। जो देखती सडनली शॉक हुई, वो हैरान हुई सोचती है, हाँ, ऐसा कैसे हो गया, आखिर इस बच्चे की ताकत जगदम ही कैसे बढ़ गई। पर ये ध्यान के पास अभी टाइम नहीं था उसके साथ वेस्ट करने को, और वैसे भी एक ग्रैंड मास्टर को इतनी जल्दी नहीं हराया जा सकता। वो फटाफट स्पीड टैलेंट का इस्तेमाल करता है उल्टा येयू की तरफ बढ़ने के लिए, और यहाँ पर एक तरफ येयू की तरफ उसकी हालात बहुत ही बदतर हो रही थी। एक अजीब सा प्रेजेंस लगातार येयू के शरीर में महसूस हो रहा था, उसके शरीर को निचोड़ रहा था और वो लगातार खून की उल्टियां खांस रही थी और एकदम बुरी हालात में वो ये ध्यान की तरफ देखते उसका नाम पुकारती है, ब्रदर ये ध्यान। और तभी गुस्से में ये ध्यान चिल्लाता है यूने पर सब चीज को रोकने के लिए, और तभी फटाफट अपने स्पेशल टैलेंट का इस्तेमाल करता वो फटाफट ही येयू को पकड़ता है और यूने के सामने से टेलीपोर्ट हो जाता है और दूसरी दिशा में आ जाता है। पर ये चीज देखने के बाद भी किंग यूने चुपचाप अपनी पोजीशन पर खड़ा रहता है, बिल्कुल भी ना हिलता, और उसकी तीखी नजरों से साफ दिख रहा था कि उसने ये ध्यान को इंटरेस्टिंग पाया था। और ये ध्यान फटाफट अपनी इन्वेंटरी से हीलिंग पोर्शंस को निकालता है और एकदम चिंता में उन्हें येयू को पिलाता हुआ कहता है, येयू तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस सब्र रखो। पर उसे पीने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। येयू अभी भी खून की उल्टियां कर रही थी, जिससे ये ध्यान एकदम डरा कहता है, नहीं, येयू के सभी इंटरनल ऑर्गन्स तबाह हो चुके हैं, यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है। कैलामिटी बीस्ट के ब्लड के साथ भी मैं कोई भी और खास हीलिंग आइटम्स को नहीं लाया, और मैं चाहकर भी अपने रीजनरेशन टैलेंट को किसी और को नहीं दे सकता। और ये ध्यान यूने पर चिल्लाता है, हराम खोर किंग यून है, आखिर तेरे जैसा एक्सपर्ट इतना कैसे गिर सकता है कि तू एक आम से इंसान पर अपनी साइकिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है कि अपनी बॉडी से एक अलग ही गोल्डन और अनलीश करता हुआ। किंग यून है ये ध्यान से एक सीरियस क्वेश्चन पूछता है, मैंने अभी अभी देखा स्ट्रेंथ टैलेंट और साथ में स्पेशल टैलेंट, आखिर तुम अपने इस बॉडी के साथ इतने सारे टैलेंट को कैसे प्राप्त कर पाए। और यहाँ पर ये ध्यान एकदम गुस्से में किंग यूने की तरफ देख तो रहा था, पर यहाँ पर उसे हराने का उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था। और किंग यूने ने भी ये ध्यान में इंटरेस्ट ले लिया था, जिससे ये ध्यान की सिचुएशन और भी बुरी थी।
और तभी हम देखते हैं ये त्यान ने अपने हाथ में एक तालिस्मान पकड़ा था जिसका इस्तेमाल करता हुआ ये त्यान यूने को बताता है, यूने तू बूढ़े हरामजादा है, मैं इस चीज को हमेशा याद रखूंगा। और तभी वो तालिस्मान भी एकदम जल जाता है, यानी ये त्यान ने उसका इस्तेमाल किया था। और ये यू और ये त्यान के नीचे एक पिंक सा पोर्टल बनना शुरू हो जाता है और ये त्यान तभी कहता है एस्केप, ताकि वो इस जगह से ये यू को लेकर टेलीपोर्ट हो पाए, क्योंकि उसकी खुद की एबिलिटी से वो ज्यादा दूर तक टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। तो इसीलिए वो इस चीज को लेकर आया था, जिसे देखता किंग यूने एकदम आराम से कहता है, एक टेलीपोर्टेशन तालिस्मान, तुझे क्या लगता है ये मुझ पर काम करेगा? मुझसे भागने की सोचना भी मत लड़का है। और तभी एक बहुत ही बड़ा सा गोल्डन हाथ बिल्कुल ये त्यान के सामने प्रकट हो जाता है उसे पकड़ने के लिए, कि ताकि वो ये त्यान को टेलीपोर्ट होने से पहले पकड़ पाए। पर ये त्यान एकदम सीरियस हुआ उसे कहता है, किंग जॉन है अभी तो ज्यादा ताकतवर है, पर मैं वादा करता हूँ तेरा अंत कुछ ही पल में वापस मेरे हाथों से होगा। और जब वो बड़ा सा हाथ उस जगह पर लैंड करता है, वहाँ की हर जगह एकदम तबाह हो जाती है और उस पूरी जगह पर वो शॉक वेव सा महसूस होता है कि बाहर खड़े चौकीदार भी एकदम घबराने लगते हैं कि आखिर ये अर्थक्वेक अचानक से कैसे आने लगा था। कि जब किंग यूने के सामने वो धुआं ही धुआं हटता है तो वो देखता है कि हर जगह तबाह तो हो चुकी थी, पर वहाँ पर कोई भी बॉडी मौजूद नहीं थी, जिससे वो भी कहता है, यकीन नहीं होता कि वो भाग गया। जो स्पीड टेलीपोर्टेशन का तालिस्मान उस लड़के के पास था वो सच में हद से ज्यादा तेज था। कि तभी सीधा युनफेंग भी जमीन पर आकर लैंड करती है और किंग यूने के पास जाती कहती है, माय लॉर्ड आपको उस हरामजादे को भागने नहीं देना चाहिए, उसके पास वाइटैलिटी कोर स्टोन्स हैं और बहुत ही सारे टैलेंट्स, और अगर वो बच गया तो उसकी ग्रोथ यून फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज होगी। कि तभी युनफेंग अपनी उंगली में फोकस कर रहा था, जिससे तभी एक गोल्डन सी लाइट चमकने लगती है। और तब जब वो जाकर अपनी उंगली को सामने रखता है तो हाँ, रियलिटी टूटने लगती है, जैसे कि उसके सामने कोई कांच हो। वो उतना ज्यादा ताकतवर था और युनफेंग भी एकदम हैरानी से कहती है, किंग यूने वॉइड को तोड़ रहे हैं। किंग यूने बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और उस वॉइड को तोड़ने के बाद हम उसके सामने देखते हैं एक अलग ही अजीब से पोर्टल को बने हुए, जो कि स्पेस और टाइम से अलग लग रहा था। और युनफेंग और किंग यूने दोनों उसके अंदर जाने लगते हैं, बेशक ये तेन को भागने से पकड़ने के लिए। और फिर हमें 300 किलोमीटर दूर की जगह दिखाई जाती है, एक अबैंडन ट्रेन स्टेशन पर। और ये त्यान और ये यू उससे वीरान सी जगह पर जाकर टेलीपोर्ट होते हैं और सीधा हवा से नीचे गिरते हैं। और तभी उन्हें वहाँ पर लैंड करती देखती शाओयू फटाफट भागती हुई आती है और फिर ये यू की हालात देखती घबराई कहती है कि उसकी इंजरी बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही जल्दी जान का खतरा है। जिस पे ये त्यान कहता है, शाओयू शुक्र है तुम यहाँ पर हो, मैं अपने साथ कोई भी मेडिकल पोशंस नहीं लेकर आया, तुम्हें ये यू को फटाफट यूए फैमिली के पास लेकर जाना होगा ताकि वो हील हो पाए। और शाओयू भी मानती है और ये काम उस पर छोड़ने को कहती है और उसे पकड़ती है, पर ये त्यान उसे रोकता कहता है कि शाओयू बहुत ही ज्यादा स्लो होगी फटाफट उस जगह पर पहुंचने के लिए, इसीलिए अपनी स्पेशल इन्वेंटरी का इस्तेमाल करता। ये त्यान लिटिल जिन को बाहर निकालता है और उसे सहलाता बताता है, लिटिल जिन मैं ये काम तुम पर छोड़ा हूँ और तुम्हें फटाफट येयू को सही हालात में पहुंचाना होगा। और लिटिल जिन भी एकदम सीरियस हुई कहती है, यस मास्टर आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं यंग मिस्ट्रेस की रक्षा कर रहूंगी। और हम देखते हैं कि लिटिल जिन भी कितनी क्रोधित और गुस्सा थे और एकदम सीरियस हुई स्पीड टैलेंट का इस्तेमाल करते वो शाओयू और येयू को फटाफट वहाँ से ले जाने लगती है। और येयू की हालात धीरे धीरे कर और भी बदतर होती जा रही थी। और तभी जिस जगह पर ये त्यान मौजूद था वहाँ पर भी वॉइड क्रैक होता है और उसके सामने एक टेलीपोर्टेशन सी जगह से बाहर निकलता हुआ किंग यूने और युनफेंग निकलते आ रहे थे। और किंग यूने कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह टेलीपोर्टेशन तालिस्मान तुम्हें खुद से प्राप्त हुआ गया है, यानी यह चीज तुम्हें किसने ने दी है। और उस बहुत ही बड़ी जगह को एनालाइज करता किंग यूने कहता है कि ये त्यान ने दफन होने के लिए ये जगह चूज की थी, जिस पर ये त्यान रिप्लाई देता है कि शायद यहाँ पर दफन वो नहीं होगा बल्कि कोई और होगा। और तभी किंग यूने अपने हाथ को उठाता है और उसकी स्लीव उठे उसकी बाजू के ऊपर हम एक अलग से ही मंत्र को देख सकते हैं। और वो ये त्यान को कहता है, लड़का तो चलो देखते हैं कि बचने के लिए तेरे पास कितनी और ट्रिक्स है छुपने के। पर ये त्यान उसकी बातों से रेज बिट नहीं होता और अब एकदम शांत हुआ मुस्कुराता वो हाथ उठा किंग यूने को चुनौती देता कहता है, अच्छा चलो देखते हैं कि तुम भी क्या कर सकते हो, आ जाओ। और तभी वहाँ पर एक आदमी का मुस्कुराता चेहरा आता है जो इस्तेमाल करता है द किंग किलर फॉर्मेशन अरे का द एंडलेस एक्सट्रीम आइस प्रिजन। और किंग यूने युनफेंग के दोनों तरफ से एक अजीब सा ही बर्फीला तूफान प्रकट होने लगता है और सीधा उन्हें पूरी तरह से घेर कर उन्हें कैद करने लगता है। और युनफेंग घबराई चिल्लाती है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। और उस अरे को यहाँ वहाँ देखता हुआ किंग यूने चिल्लाता है, यह फॉर्मेशन अरे है, उस बच्चे ने ये यहाँ पर पहले से बना रखे थे। और तभी किंग यूने युनफेंग
जैंग की बाजू कसकर पकड़ता है और उसके बाद उसके साथ उस पल में क्या करता है पता नहीं, बट थोड़े ही टाइम में हम देखते हैं वो जगह पूरी की पूरी क्रिस्टलाइज हो चुकी थी। हाँ, उस फॉर्मेशन में वो दोनों कैद हो चुके थे, जिसके बाद भी उस फॉर्मेशन का प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा था। जो देखता हुआ ये कह रहा था, फॉर्मेशन अरे की ताकत कमाल की है, एक मोनार्च भी इसकी एक सिंगल टच को नहीं सह सकता। और तभी जब थोड़े पल का सन्नाटा होता है, वहाँ पर एक चलती हुई फिगर आती है जो येतियान को बता रही थी, मुझे लगा नहीं था कि हमारा प्लान इतने अच्छे से काम कर जाएगा। ये को यहाँ तक लाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया यंग मैन। और जब येतियान पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यूएलिंग अपने साथ लेकर आ गई थी यूए फैमिली के उस बूढ़े मोनार्च को, और उनके साथ यार रखा था नियची, वही ग्रैंड मास्टर, एक फॉर्मेशन अरे मास्टर। और वो बूढ़ा मोनार्च कहता है, अगर ये कैसे पूरी तरह मार भी नहीं पाई है तो मेरे पे इस हमले ने इसे वापस लड़ने से पूरी तरह से रोक दिया है और अब किंग ने कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर यूएलिंग येतियान का आकर इंट्रोडक्शन करवाने लगती है और बताती है कि ये बूढ़े व्यक्ति उनकी फैमिली के एंसेस्टर थे और उनके साथ जो मौजूद थे वो थे ग्रैंड मास्टर निये, एक फॉर्मेशन एरिया मास्टर जिसे उन्होंने इनवाइट किया था इस काम को पूरा करने के लिए। और फिर बूढ़ा मोनार्च येतियान की तारीफ करता कहता है कि येतियान सच में काफी टैलेंटेड है कि वो इतनी जवान उम्र में एक ग्रैंड मास्टर बन पाया था, वो भी बिना किसी की मदद लिए और खुद से कल्टीवेट कर। जैसे खुश हो वो कहता है, तुमने ये फैमिली के बहुत अच्छा से मदद की है और हम तुम्हें बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करेंगे। और ये ध्यान अपना सर सहलाता कहता है, हाँ बहुत ही अच्छी बातें करते हैं सिस्टर, पर ऐसा कुछ नहीं है, यूए फैमिली ने भी हमारी मदद की है, बल्कि इससे उल्टा नहीं। और फिर ये ध्यान उसकी स्टेटस विंडो चेक करता हुआ कहता है, ऐसा ये का कल्टीवेशन टैलेंट काफी हिम्मत सा लग रहा है, तो ये वो व्यक्ति है जिसने मोनार्च रैंक तक पहुंचने के लिए काफी ट्रेजर से मदद ली है और इसने ये फ्लेम टैलेंट तब भी प्राप्त किया होगा उस फ्लेम स्पिरिट टैलेंट ग्रास को खाकर जो मैंने यूएलिंग को दी थे। पर फिर येतियान की नजर जाती है दूसरी तरफ और यहाँ पर वो बूढ़ा मोनार्च यूएलिंग की तारीफ कर रहा था कि उसके मार्शल पवेलियन ने काफी अच्छा काम किया था, कि उन्होंने येतियान जैसे यंग हीरोज के साथ एक इतना अच्छा कनेक्शन बनाया था और इस ऑपरेशन में यूएलिंग ने काफी अच्छा काम निभाया था। जिस पे यूएलिंग भी कहती है, एंसेस्टर आपका शुक्रिया तारीफ के लिए, पर ये तो मेरी जिम्मेदारी थी और मदद करने का मौका कि यहाँ पर येतियान ने खोल लिया था ग्रैंड मास्टर निये की स्टेटस विंडो को, क्योंकि वो निये की फॉर्मेशन एरे टैलेंट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था। और निये के टैलेंट्स को हम देखते हैं तो कल्टीवेशन और फॉर्मेशन एरे टैलेंट दोनों ही हाई टायर के थे और येतियान के पास उन्हें कॉपी करने का ऑप्शन आ जाता है, जिस पे इंटरेस्टेड येतियान भी हाँ करता है और एकदम मुस्कुरा जाता है और नोटिफिकेशन आता है कि येतियान ने फॉर्मेशन एरे टैलेंट को कॉपी कर लिया था। और निये पीछे मौजूद उन्हें बताता है, चलिए ठीक है फिर, क्योंकि मैंने अपना वो वादा पूरा कर दिया है जो कि मैंने यूए फैमिली को किया था, तो मैं बाकी सब कुछ आप लोगों पर छोड़ कर जा रहा हूँ, क्योंकि एक मोनार्च रैंक के एक्सपर्ट की लाश भी एक खजाने से कम नहीं होता है। और यहाँ हमें थोड़ा फिर से इस क्रिस्टलाइज जगह को दिखाया जाता है और हल्का सा एक क्रिस्टल के ऊपर हम देखते हैं कि जैसे वो पिघलना सा शुरू हो चुका था, हाँ उससे पानी सब बहना शुरू हो गया था। और यहाँ बूढ़ा मोनार्च निये का शुक्रिया करता बताता है कि अगर भविष्य में ग्रैंड मास्टर निये को कभी भी यूए फैमिली से कोई मदद चाहिए होगी वो उनसे वो मांगने आ सकते हैं, जिसका उधार वो पक्का चुकाएंगे। जिस पे निये हंसता बताता है, आप बहुत ही अच्छी बातें करते हैं एल्डर यूए, पर जब तक मुझे मेरे काम के पैसे मिल रहे हैं मैं आपके साथ काम करने को पूरी तरह से तैयार हूँ, और क्योंकि यहाँ पर मेरा काम पूरा हो चुका है तो चलिए भविष्य में फिर से कभी मुलाकात करते हैं। और वैसे ही तभी वो एक चुटकी बजाता है और उसी पल वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखती यूएलिंग कहती है कि ये तो गायब भी हो सकता है और इस फॉर्मेशन एरे मास्टर की एबिलिटीज तो सच में ही काफी कमाल के थे। और अब एल्डर यूए बढ़ने लगते हैं उस क्रिस्टलाइज जगह के पास और यूएलिंग और येतियान दोनों को ही बताते हैं कि उन दोनों को ही अब पीछे हट जाना चाहिए और आगे का काम वो खुद से संभाल लेंगे। कि तभी अचानक से ही उस क्रिस्टल में लगातार क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे एल्डर यूए भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी वो पूरे क्रिस्टल्स टूटकर बिखरने लगते हैं और उनमें से एकदम भयंकर रूप से बाहर निकलता आता है किंग यन है, जो दल्ला पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था और एकदम गुस्से में था। और एल्डर यूए अभी भी अपनी पोजीशन पर टिके हुए उसे देखते हुए कहते हैं, लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी बाहर निकल जाओगे, हमने सच में तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया किंग यन है। और तभी यूएलिंग भी भागती हुई अपने एल्डर की तरफ जाने लगती है जो कि उन क्रिस्टल से गिर चुका था और येतियान भी उसके पीछे पीछे जाता है। पर तभी अचानक ही वहाँ पर स्पेशल टैलेंट स्पेशल केज का इस्तेमाल होता है, जिससे येतियान और यूएलिंग दोनों ही एक जगह पर पूरी तरह से कैद हो जाते हैं। और यूएलिंग गिरी बताती है कि ये तो किंग योने का स्पेशल टैलेंट था और उसे इस्तेमाल करता हुआ किंग योने मुस्कुराता कहता है, तुम दोनों बस यहीं पर इंतजार करो,
क्योंकि अब काम को निपटाया जाएगा। और तभी ये ध्यान अपने स्ट्रेंथ टैलेंट का इस्तेमाल करता है और उस स्पेशल केज पे वार करता है और एक से कुछ नहीं होता तो वो जितने हो सके उतने लगातार वार करता है इस उम्मीद में कि वहाँ पर एक भी क्रैक निकल पाता है। पर उसके बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि किंग यूने का टैलेंट बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। और यहाँ एल्डर यूए मुस्कुराता कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम्हें हराना इतना ज्यादा ही आसान नहीं होगा, पर जब तक ये फॉर्मेशन आ रहा है तुम्हें घायल तक भी कर पाई है था। मेरा गोल पहले से ही पूरा हो चुका है। और फिर एल्डर यूए अपने कपड़ों को उतारने लगता है, नहीं उस इरादों से नहीं। और फिर एकदम बैटस बना कहता है, मैं इस बात का पहले ही सोच लिया था, इसलिए मैंने अपने आप को आने वाली खतरनाक लड़ाई के लिए तैयार कर रखा था। और उसके कपड़े उतरते ही उसकी सुखड़ी सी बॉडी गायब हो जाती है, उसके मसल्स फूल जाते हैं और उसकी बॉडी एकदम जायंट जैसी हो जाती है। हाँ, किंग यूने से भी ज्यादा तगड़ी बॉडी। और तभी यहाँ पर किंग यूने के पीछे हम देखते हैं मौजूद युन फैंग को, जिसके शरीर के आर पार पूरे क्रिस्टल्स जा चुके थे और वो किंग यूने को पुकार रही थी और उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। पर एक्चुअली में यहाँ पर पक्का किंग यूने ने अपने आप को उन क्रिस्टल से बचाने के लिए खुद से ही युन फैंग को आगे किया होगा, इसलिए वो खुद से इतना घायल नहीं लग रहा था। और किंग यूने उसकी तरफ थोड़ा देख गए, अचानक ये अपने खतरनाक ओरा को अनलीश करता है और युन फैंग को पूरी तरह से मिटा डालता है। हाँ, उसने बिना एक पल का तरस देखे उसे पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से मिटा दिया और उन छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बदल दिया। और तभी हमें थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है जब युन फैंग को कुछ लोग बुली कर रहे थे और उसे जोर से गिराकर उसका मजाक बनाते कह रहे थे, बेगारे तो इस जगह पर एंटर कैसे किए? ये डेमोनिक सी एकेडमी है, अगर खाने की भीख मांगनी है तो कहीं और जा। और अपने कपड़ों को साफ करता फिर वो आदमी कहता है, उसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए है, देने कहीं कितनी घटिया शुरुआत हुई है। और उसके साथ मौजूद वो लड़की बताती है कि अब इतना काफी होगा, वो वैसे ही लेट हो चुके हैं तो उन्हें चलना चाहिए। और वैसे ही उस ठंडी हालात में वो युन फैंग को मरने के लिए छोड़ देते हैं। और ठंड से तड़पते युन फैंग कह रही थी कि उसे भूख लग रही है, उसे ठंड लग रही है कि तभी उसके सामने आकर किसी ने एक ब्रेड का टुकड़ा फेंका था और उसे कहा था वो खाने के लिए। और वो और कोई नहीं बल्कि युन ही था, जो कि उस टाइम में एक स्टूडेंट था। और उस ब्रेड के पीस को देखते ही भूखी युन फैंग उस पर झपट्टा मारती है और फिर युन है उसके पास बैठकर उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ घर जाना चाहती थी, जिस पे युन फैंग उससे पूछती है कि अगर वो उसके साथ घर गई तो क्या उससे ऐसे ही रोज खाना मिलेगा, जिस पे युन है बताता है, हाँ बेशक तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, पर एक बात याद रखना, उसके बाद से तुम्हारी जिंदगी मेरी होगी, क्या तुम अब भी मेरे साथ चलना चाहती हो? जिस पे बच्ची युन फैंग बिल्कुल हाँ करती है और खुश हो जाती है। एंड सिपाहियों देखो, भले ही बड़ी युन फैंग एकदम हरामखोर है पर बच्ची वाली तो एकदम इनोसेंट है ना, उसके लिए तो बुरा लग सकता है जिसने आगे इतना कुछ सहा था इस क्रूअल दुनिया में। और यहाँ वापस प्रेजेंट में आते किंग यून है अपने लाइटनिंग ओरा को एकदम अनलीश करता हुआ एल्डर यूए को चुनौती देता कहता है, अच्छा ये बात है तो आ जाओ, तुम्हारे सारी चालें और टेक्निक देखते हैं। ओल्ड मैन यूए दिखाओ मुझे आखिर तो क्या कर सकता है। और अब ओल्ड मैन यूए टैंक यूने को बताता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने अपने ही क्लैन के डिसाइपल का इस्तेमाल किया एक मीट शील्ड के तौर पर और उसे मरना दिया अपनी जिंदगी बचाने के लिए। और किंग यूने उसकी बातों पे मुस्कुराता बताता है कि क्योंकि वो लड़की मरी थी उसके लिए तो उसकी जिंदगी वेस्ट में नहीं गई थी और उसने अपना एक बहुत बड़ा फर्ज निभाया था। और फिर एल्डर यूए ये ध्यान और यूलिंग की तरफ देखता सोचता है, क्या वो लड़का ये ध्यान भी उस जगह को तोड़ कर निकल नहीं पा रहा, जिससे वो समझता है कि शायद एक मोनार्च द्वारा बनाई गई एक रेस्टोरेंट उन दोनों के लिए तोड़ना भी काफी मुश्किल थे, जो कि सही था। और हमने देखा ही था कि कैसे ये ध्यान और यूलिंग दोनों के टैलेंट्स उस पर काम नहीं कर रहे थे और अभी भी उस रेस्टोरेंट के अंदर कैद यूलिंग इस्तेमाल करती है अपने स्वॉर्ड टैलेंट का और उस जगह पर लगातार स्लैश करने की कोशिश करती है, पर उसकी तलवार का हर एक अटैक डिफ्लेक्ट हो रहा था और वो जितना भी मारती अंजाम सिर्फ वही होता। उस अजीब से बैरियर पर एक निशान तक भी नहीं पड़ा था कि ये ध्यान उसे हाथ लगा छूता हुआ सोच रहा था। स्पेशल टैलेंट को इस डिग्री तक इस्तेमाल कर पाना किंग यूने की ताकत को सच में अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और अब यूलिंग भी एकदम परेशान नीचे बैठ जाती है और थकियारी बताती है कि उन्हें करना क्या चाहिए क्योंकि उनके कोई भी हमले काम नहीं कर रहे थे। और ये ध्यान भी परेशान किंग यूने की ताकत को गेस करता सोच रहा था, मुझे लगता है कि यह किंग यूने उससे भी ज्यादा ताकतवर है जितना अभी तक उसने दिखाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एल्डर यूए बहुत ही बड़े खतरे में आने वाले हैं। और यहाँ बार लड़ाई में हम
हम देखते हैं किंग यूने फिर से इस्तेमाल करता है अपने स्पेशल टैलेंट कोलैप्सिंग डीमन एबिलिटी का, और एल्डर यूए अपने सामने देखते हैं एक बहुत ही भयंकर ऑरा किंग यूने से निकल रहा था, और एल्डर यूए को लग रहा था कि जैसे वो कोई एक अलग ही डोमेन के अंदर आ चुका था, और उस भयंकर ताकत को महसूस करते हुए वो सोच रहे थे ये कमाल है, एक मोनार्च लेवल फॉर्मेशन अरे से घायल होने के बाद भी यूने में इतनी ज्यादा ताकत बची है कि वो अभी भी लड़ने की पूरी क्षमता रखता है। उसने अपने परसेंट से ही स्पेस की ग्रेविटी को 10 गुना और भी बढ़ा दिया है। हाँ, मतलब अब वो पूरी ही जगह बहुत ही भारी हो चुकी थी और उसका प्रेसेंस तक भी लोगों को मार सकता था। और एल्डर यूए अपने शरीर को कसते जमीन तोड़ते हैं कि उससे पहले वो आगे बढ़ते। किंग यूने फटाफट अचानक उनके सामने आ जाता है और एक जोर का मुक्का सीधा उनके चेहरे पर दे मारता है, जिससे हैरान हुए एल्डर यूए सोचते हैं कि आखिर यूने इतना ज्यादा तेज कैसे था, क्या इसने ये अपनी बनाई गई स्पेस में अपने वेट को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और ये जो यूने की स्पीड थी वो अपने आप नहीं एक टेलीपोर्टेशन की तरह थी। पर फिर अपना जबड़ा कसता हुआ एल्डर यूए सोचते हैं कि वो इतनी जल्दी ही नीचे नहीं गिरेंगे, और युन फेंग उन्हें बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। और तभी वो वापस से फाइट बैक करते हैं और एक जोर की लात सीधा उसके मुंह पर दे मारते हैं, जिससे युन फेंग थोड़ा शौक होता पीछे की तरफ जाता है कि उससे पहले ही वो पूरा पीछे गिरता है या फिर वापस से अटैक करता। एल्डर यूए का हाथ आकर उसके पूरे चेहरे को पकड़ लेता है और वो यूने को एक डोल की तरफ पकड़कर पूरी तरह से घुमाकर जोर से जमीन में घुसा देते हैं, जिससे बेशक आसपास एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर युन है जैसे अभी भी एकदम फ्रेश था और वो एक ही पल में अपने पैरों को आगे कर सीधा एल्डर यूए को पकड़ता है और तेजी से घुमा देता है, जिससे एल्डर यूए दूर हवा में जाकर गिरते हैं। और वो उन्हीं सेकंड्स में हवा में उड़ ही रहे थे कि उसी पल किंग युन है उनके सामने से गायब हो जाता है और अचानक ही उसी हवा के पॉइंट में उनके पीछे आ जाता है और उनके ऊपर से ही एक जोर का मुक्का सीधा उनके चेहरे पर दे मारता है, जिसमें बेशक एल्डर यूए कुछ भी रिएक्ट तक भी नहीं कर पा रहे थे। और यूने के उस बार से उनके चेहरे से खून तक भी बाहर आने लगा था और वो सीधा जाकर जमीन में लैंड होते हैं, जिससे उस पूरी जगह बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब यूने चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हुआ अपनी बॉडी को कसता है और बताता है अपने बुढ़ापे की उम्र में भी तुम्हारे में इतनी ताकत है, तुम सच में है ये फैमिली के एंसेस्टर हो। कि तभी उससे धुएं में से यूने नोटिस करता है चमकती हुई रोशनी को, और तभी 2 तेज फायरबॉल्स सीधा किंग यूने की तरफ तेजी से बढ़ती हुई आ रही थी, जिन्हें नोटिस कर बेशक वो आसानी से उन्हें डोज कर लेता है और एक को डोज करता है तो दूसरी से बचने के लिए सीधा हवा में आ जाता है और नीचे उस धमाके से तबाही मचती है। और अपने थोड़े से गाँव पहुँचता किंग यूने कहता है ओल्ड मैन, तुम्हें यह फायर एलिमेंटल टैलेंट कहाँ से मिला? ओह समझ गया, तुमने ये सीक्रेट रैम की टैलेंट गर्ल से पाया होगा। कि तभी अचानक ही यूने नोटिस करता है कि ये फायर एलिमेंटल का एक और हमला था जो कि तेजी से आ तो रहा था पर उसकी तरफ बिल्कुल नहीं। हाँ, वो सीधा बढ़ता हुआ जा रहा था उससे रिफ्ट की तरफ, जिसमें ये ध्यान और यूएलिंग कैद हो रखे थे। और बाहर से जाकर वो फायर एलिमेंटल अटैक जब सीधा उस रे पर लैंड करता है, वो एक्चुअली में उसे बाहर से डैमेज कर पाता है। और अंदर एकदम हारमानी बैठी हुई यूएलिंग भी नोटिस करती है कि अचानक से ही उस रे में थोड़े से क्रैक्स आ गए थे, जो देखती फटाफट उठ वो ये ध्यान को बताती है ये ध्यान एंसेस्टर ने हमें बचा लिया है, हमें इसी पल एक साथ में अपने सबसे ताकतवर हमलों का इस्तेमाल करना है ताकि हम इस कमजोर हो पाए अरे को तोड़ पाए। और ये ध्यान भी उसकी बात को समझ जाता है। और तभी यूएलिंग काफी टाइम बाद वापस अपनी उस पिंक फॉर्म में आती है और इस्तेमाल करती है अपने स्वॉर्ड टैलेंट के सीक्रेट टेक्निक मिरर्ड फ्लावर्स का। और दूसरी तरफ ये ध्यान भी अपना हाथ पूरी तरह से कसता हुआ इस्तेमाल करता है एपिक्स रैंक के स्ट्रेंथ टैलेंट का, और वो दोनों ही एक साथ उस अरे पर जोर से अटैक करते हैं, जिससे आखिरकार फाइनली वो अरे टूट जाती है। और किंग यूने देखता है दोनों की तरफ। यूएलिंग और ये ध्यान दोनों ही एकदम सीरियस हो रखे थे, जिन्हें देखता मुस्कुराता किंग यूने कहता है ये बच्चा है उनमें दम तो मजेदार है। खैर वो बाहर आकर ओरा फार्मिंग तो ऐसे कर रहे थे जैसे कि वो एकदम किंग यूने की वाट लगाने वाले हैं, पर मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। और तभी उनके सामने की जमीन पर ऊपर से एक काफी ताकतवर लैंडिंग होती है जो वहाँ पर एकदम तबाही लाती है। और तभी एल्डर यूए बीच में कहते हैं मैं अपने फ्लेम टैलेंट का पूरी ताकत में इस्तेमाल करूंगा, यून है बस मेरे हाथों से मारा जा। और हम देख पा रहे थे कि एल्डर यूए बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुके थे, उनका शरीर एकदम ताकत से मचल रहा था, उनके आसपास से एक भयंकर ताकतवर ओरा आ रहा था और वो इस वक्त अपनी हर एक एबिलिटी का पूरे एक्सटेंड में एक साथ इस्तेमाल कर रहे थे। पर किंग यूने हवा में मौजूद उनकी तरफ देखता एकदम हंसने लगता है और बताता है क्या मजाक है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसा एक मोनार्च
कुछ जैसे बाकी टैलेंट प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ी थी, वो कभी मुझे हरा पाएगा। अगर तुम्हें इतना ही मचलने का शौक है तो मैं तुम्हें एक असली स्वाद चखाऊंगा कि हम दोनों के मोनार्च रैंक के बीच में कितना बड़ा फर्क है और हमारी एबिलिटीज आपस से कितनी दूर की है। और ये कहते हैं किंग योने का ऑरा भी एकदम मचलने लगता है, उसकी बॉडी एकदम गोल्डन लाइटनिंग से भर जाती है और ये ध्यानों से देखते एकदम शौक हुआ कहता है, इसका मतलब क्या है कि किंग योने ने इतनी टाइम से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल तक भी नहीं किया। पर युएलिंग उसे देखते हुए बताती है कि किंग योने बस एक्टिंग कर रहा था टफ होने की, ताकि वो अपने आप को बेहतर दिखा पाए, वरना हो ही नहीं सकता कि उसके पास लड़ने की अभी भी इतनी ताकत बची हो। और एल्डर युए जैसे कि एकदम प्ले में ही तब्दील हो चुके थे, तेजी से ज्वाला बने किंग योने की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे और उनकी इस ताकतवर टेक्निक का नाम था फ्लेम कूलिंग हैवी फीस्ट और एकदम भयंकर ज्वाला में तब्दील। वो एकदम किंग योने के सामने आ गए थे उस पर हमला करने के लिए, इस उम्मीद में कि ये बार तो कुछ करेगा। पर किंग योने चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा मौजूद आराम से इस्तेमाल करता है स्पेशल टैलेंट डिवोरिंग वॉइड का। और हाँ, वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, अपना हाथ तक भी नहीं हिलाता, पर उसका वार इतना भयंकर था कि हर एक जगह उसकी ही एनर्जी से भर गई थी। एल्डर युए उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे, महसूस ही कर पाते हैं जैसे उनका प्रेसेंस और फ्लेम्स दोनों ही एक पल में खत्म हो गई थी और वो कहने ही वाले थे, मेरी ज्वाला। और नीचे युएलिंग भी वो देखते हुए कहती है, एल्डर की फ्लेम्स गायब हो गई, आखिर ऐसा मुमकिन कैसे है। पर ये ध्यान बिना कुछ कहे बस उस को ऑब्जर्व करा था और यहाँ पर मुस्कुरा था। किंग यो ने फिर इस्तेमाल करता है स्पेशल टैलेंट वॉइड रिवर्सल का, जैसे तभी एल्डर युए की सारी फ्लेम्स थी उनकी बॉडी को ही जलाने लगती है और शायद वही पूरे ताकत का अटैक जो वो किंग योने पर करने वाले थे, वो उनका खुद का ही अटैक उनके ऊपर ही हो चुका था। और किंग योने ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने सामने बैरियर्स तक भी लगा लिए थे और अपनी ही ज्वाला में एकदम जलते हुए एल्डर युए एकदम चीखते हुए सीधा जमीन पर जाकर क्रैश करते हैं और युएलिंग एकदम चलाती है, एंसेस्टर आप ठीक तो है ना। और एकदम राख में जला हुआ अभी भी किसी तरह से जिंदा एल्डर युए उठता कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। आखिर बस एक मोनार्च लेवल के व्यक्ति के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है। और यहाँ पर अब युएलिंग भी उसके पास आ चुकी थी, पर एल्डर युए अभी अपनी चिंता के मूड में नहीं था और घायल हुआ अपनी नजरों को उठाता वो यूने से एक भयंकर और कड़वा सवाल पूछता है, यूने कहे तुमने अभी से मोनार्च रैंक को सरपास तो नहीं कर दिया। और बस ये सुनते ही यूने खुशी से अपने हाथ फैला लेता है और चिल्लाता है, आखिरकार तुम्हें इस बात का पता लग पाया और मैं सिर्फ मोनार्च रैंक को सरपास ही नहीं कर पाया बल्कि मुझे मोनार्च रैंक के बारे में बहुत सारी और गहरी जानकारी तक मिल पाई है। और एल्डर ये कहते हैं कि आखिर ये कर पाना आखिर मुमकिन भी कैसे हो सकता है, क्योंकि जितना उन्हें पता था उतने से इंसानों के पास मोनार्च रैंक की लिमिट को सरपास कर पाने की क्षमता कभी नहीं हो सकती। और ये ध्यान भी पीछे मौजूद यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा कब से होने लगा कि मोनार्च रैंक के पार भी जाया जा सकता है। और अब घायल एल्डर युए उससे पूछते कहते हैं कि आखिर यूने ऐसा कैसे कर पाया, जिस पे यूने मुस्कुराता बताता है, ये जानकर कि तुम सारे यहाँ पर बस मरने ही वाले हो तो खैर तुम्हें ये बताने में किसी का कुछ जाता नहीं है। ये सब कुछ हो पाया है विटालिटी क्रिस्टल कोर की वजह से, एक छोटा सा खजाना जो कि सिर्फ तब बन सकता है जब 100 से भी ज्यादा विटालिटी माइंस बनती है। कुछ सालों पहले सीक्रेट रियम के अंदर मैं विटालिटी कोर का एक छोटे से टुकड़े को ढूंढ पाया था जिसने मेरी मदद की इस मोनार्च रैंक से पार जाने के। इसीलिए तो ये ध्यान मेरा शिकार है। जिस इन्फॉर्मेशन से हैरान हुआ ये ध्यान कहता है, एक छोटे से विटालिटी कोर के टुकड़े ने इस मोनार्च रैंक के पार जाने दिया, तो अगर इसे मेरे वो कोर मिल जाए तो इसकी ताकत का लेवल इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। और एल्डर युए भी चलते बढ़ते कहते हैं कि उन्हें लगा नहीं था कि इस तरह का भी खजाना मौजूद होगा जिससे ऐसा कभी मुमकिन हो सकता था। जिससे एक बात तो पता लगती थी कि वो ऐसी जानकारियों के मामले में अभी काफी पीछे थे कि तब ये अचानक ही आगे बढ़ते वो युएलिंग को धक्का दे देते हैं और उसे हवा में पीछे गिराते हैं। और युएलिंग भी अपनी तलवार के सहारे वापस अपना बैलेंस बनाकर खड़ा होती है और चिल्लाती कहती है, एंसेस्टर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कि एल्डर युए फटाफट जाकर किंग यूने को कसकर पकड़ लेता है और युएलिंग को येतियन को लेकर वहां से भागने के लिए कहता है। और वो तब तक यूने को यहाँ पर रोक रखेगा और यूने समझ जाता है कि एल्डर युए यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन करना
चाहता था ताकि वो अपने साथ साथ किंग यूने को भी खत्म कर पाए, पर वो उसे बताता है आखिर तुम्हें किसने कहा कि तुम ये बेवकूफ हरकत कर सकते हो, कि अपने एक हाथ से उसे छूते ही वो एकदम इजीली एल्डर यूए के एक हाथ को काट देता है। लाइक मक्खन भी ऐसे नहीं कटा और एल्डर यूए का एक हाथ दूर जाकर गिरता है और वो दर्द से जोर से चिल्लाने लगते हैं। और अब यूलिंग भी नहीं रुक सकती थी तो वो तेजी से यूने की तरफ बढ़ती है, इस्तेमाल करती हुई स्वॉर्ड टैलेंट के मून एम्ब्रेसिंग स्कैटर्ड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का। पर यून है अपनी हल्की सी उंगली खड़ी करता है और अचानक ही उसकी तरफ बढ़ती आ रही यूलिंग की तलवार तक टूट जाती है और उसकी बॉडी तक अचानक ही हवा में डैमेज हो जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा जमीन पर क्रैश होती है और लिपट जाती है और वापस अपनी सिंपल फॉर्म में आ जाती है। और जब वो अपने ऊपर देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ा हमला उसकी तरफ भी आ रहा था, जैसे डॉज ब्लॉक सब कुछ करना एकदम ही नामुमकिन था और उसे लग ही रहा था कि अब उसका कबाब बन जाएगा कि तब ये अचानक ही येथियन बीच में आ जाता है और अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल करता किसी तरह से युनहे के उस वार को काट देता है। और अब युनहे उसकी तरफ हाथ बढ़ाता कहता है बीच में आकर कटना चाहता है। और येथियन भी एकदम सीरियस था, बट वो जानता था ये लड़ाई जीतना नामुमकिन के बराबर था। पर अब इतना सब कुछ होने के बाद वो एकदम चुपचाप तो नहीं रह सकता था। और अब यूएल हैंगी येथियन को देख रही थी जिसने यूने का एक बार तो काट दिया था। और अब येथियन खड़ा हुआ कहता है स्पेशल टैलेंट टेलीपोर्टेशन। और तभी वो टेलीपोर्ट होकर फटाफट एल्डर यूए को आकर अपनी पीठ पर उठाता है और वहां से फिर से टेलीपोर्ट होकर गायब कर लेता है। और यूने ये देखता हुआ उसके टेलीपोर्टेशन से थोड़ा अनर्ट था। और अब यूएल हैंग एल्डर को एलिक्सर पिलाती है जो कि यूए फैमिली का एक बहुत ही खजाने जैसा रेलिक था जिसे रिवाइवल एलिक्सर कहा जाता था, जो कि टेम्पररी एंसेस्टर की लाइफ को बचा सकता था। पर जमीन पे खड़ी वो बताती है कि ये लड़ाई वो पूरी तरह से हार चुके थे और यूने को हराना यहाँ पर बिल्कुल ही नामुमकिन था और यूने उन्हें छोड़ने नहीं वाला था और अब वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। और माफी मांगती एकदम डिप्रेस हुई यूलिंग कहती है माफ करना येथियन, मैंने तुम्हें भी अपने साथ एकदम मरवा दिया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर येथियन खड़ा हुआ यूलिंग को बताता है एल्डर को पकड़ कर यहाँ से लेकर जाने के लिए, जिसपे यूलिंग पूछती है कि आखिर येथियन अब क्या करना चाहता था, जिसपे येथियन चिढ़ा हुआ पीछे देखता हुआ कहता है तुम चिंता मत करो और यहाँ से चली जा, मेरे पास अब भी एक तरीका है उसे संभालने का। कि तभी अचानक ही किंग यूने येथियन के सामने आ जाता है अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर और हंसता हुआ बताता है बच्चों मैं भी टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तभी अचानक ही वो फिर से गायब हो जाता है और सीधा येथियन के पेट में एक जोर की लात दे मारता है, जिस हल्के से ही वार से येथियन की बॉडी एकदम टूटने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर क्रैश होता है और हर जगह को बिखेर देता है। पर फटाफट उठता पत्थरों को साइड कर येथियन चिल्लाता हुआ यूलिंग को कहता है वहां से भागने के लिए कि यूलिंग उसी पर उठती है तो पर किंग यूने की नजरें उसे अनदेखा नहीं करती, उसकी नजरों में बाकियों की मिनट्स भी उसके लिए सेकंड जैसे थे और वो मुस्कुराता हुआ यूलिंग की तरफ देखता है। पर यूलिंग फोर्सफुली फिर से अपनी सीक्रेट आर्ट को एक्टिवेट करती है और फटाफट एल्डर को अपने कंधे पर उठा वहां से उड़ती हुई ले जाने लगती है। पर ऑब्वियसली किंग यूने चुपचाप ऐसा देखना थोड़ी ना वाला था, वो अपने पैरों को दो बार जमीन पे मारता है कि कुछ पत्थर एडिशनल ताकत से भरकर हवा में ही पीछा करने लगते हैं एल्डर यूए और यूएलिंग का। और ऐसा लग ही रहा था कि वो उन दोनों को भागने नहीं देगा कि येथियन इस्तेमाल करता है अपने स्पीड टैलेंट का और बराबरी में ही तेजी से हवा में आकर वो उनका पीछा कर रहे हर एक पत्थर का तोड़ देता है। और यूएलिंग और येथियन की आखिरी बार एक बार नजरें मिलती है और येथियन अब भी उसे इशारा करता है फटाफट वहां से निकलने का और तेजी से वापस से स्पीड टैलेंट का इस्तेमाल कर किंग यूने की तरफ ही जाने लगता है। और उस पल उस पूरी बड़ी सी बिल्डिंग से भी बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ की हर जगह तबाह हो जाती है। पर तब तक एटलीस्ट एल्डर यूए को उठाए हुए यूएलिंग तो वहाँ से कुछ गुना दूर आ गई थी और वो जाते हुए आखिरी बार कहती है येथियन मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ फिर से एक अलग रास्ता होगा, तुम्हारा कुछ ना कुछ एक नया राज होता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी येथियन। और यहाँ एक तरफ हम देखते हैं पूरी तबाह हो रखी जगह पे किंग यूने एक पत्थर पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक घायल येथियन था, जिसे यूने पूछता है बच्चा तुम अभी भी खड़े होने की हिम्मत कर आया, तुम सच में इतने जवान हो पर फिर भी अपनी उम्र में इतने ताकतवर हो, तुम्हें इतने मल्टीपल टैलेंट्स का तोहफा मिला है और साथ में इतनी ज्यादा ताकत, तो मुझे यहाँ पर एक भी वजह नहीं दिख रही तुम्हें जिंदा छोड़ देने की ताकि बाद में तुम मेरे लिए एक मुश्किल बन जाओ। और घायल येथियन फिर भी वापस से उठता है और उसका शरीर अब इतना ज्यादा डैमेज हो रखा था कि वो अपनी आंखों को भी अच्छे से ना खोल पा रहा सोच रहा था। तो ये वो ताकत है जो किंग लेवल से भी ज्यादा है, इसका गैप बहुत ही ज्यादा है और जितना
स्टेमिना मेरे पास बचा है उससे मैं हीलिंग टैलेंट का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर सिर्फ के सिर्फ एक ही तरीके का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अब येतिया ने एक आखिरी बचने का तरीका सोच लिया था और अपनी इन्वेंटरी से उससे क्रिस्टल कोर को निकालता। येतिया उसे बताता है अगर बात यहाँ तक आ ही चुकी है तो ये वही क्रिस्टल नहीं है जिसे तुम इतने टाइम से पाना चाहते थे और जिसके लिए तुमने इतना सब कुछ किया, जिसे यूने देखकर खुश हो जाता है कि ये वाइटैलिटी कोर था और ऊपर से एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा जिसकी वजह से वो प्रॉपर किंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। जो जानते हैं उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी मुस्कुराहट फैल जाती है कि इसके बाद उसे रोकने वाला वहाँ पर कोई नहीं होगा। कि इस क्रिस्टल को पकड़कर येतियान कहता है और क्योंकि तुम इस क्रिस्टल को इतना ही ज्यादा चाहते थे तो मैं तुम्हें ये तोहफे में देता हूँ। और तभी वो अपनी पूरी जान लगाकर जितनी दूर हो सके उतना उस क्रिस्टल को सीधा हवा की तरफ फेंक देता है और यूने ताकत का भूखा फटाफट जमीन से हवा में उड़ता है और एक लंबी छलांग मारता हंसता कहता है कि ये क्रिस्टल उसका है। कि उससे पहले वो क्रिस्टल उसके हाथ में आता उसे उन्हीं कुछ नैनो सेकंड्स में अपने सामने एक भयानक सा प्रेजेंस महसूस होता है और तभी अपने सामने वो देख पाता है एक ड्रैगन को जिसकी नजर टिकी थी उस वाइटैलिटी कोर पे। और आपको पता ही है पहले भी ये का ड्रैगन वाइटैलिटी कोर का कितना भूखा था, इसीलिए वो उसी पल उसे खाने के लिए टूट पड़ता है। और क्या वो इस यूने से ज्यादा ताकतवर था? मे बी, बट वेल मेरे को लगता नहीं कि वो हम जल्दी जान पाएंगे क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और उससे भी सैड न्यूज में आपको बताऊं तो मैंने इतने टाइम से इस सीरीज को छोड़ा था कि कुछ चैप्टर आ जाएंगे, पर हाँ बस इतने ही आए और इतने टाइम से ऑथर ने एक भी और चैप्टर नहीं डाला। बट एनीवेज देखते हैं क्या होता है। और अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, sayonara, जाना।